हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 12th हाउस के ऊपर रहेगा। मतलब 12th हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है या फिर अगर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो वो आपके मैरिड लाइफ के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके ऊपर हम लोगों का आज फुल डिस्कशन रहेगा। 12th हाउस को लेके मैंने बहुत बार डिस्कस नहीं किया है, आज ये थोड़ा बहुत हमारा पहली बार डिस्कशन होगा, इसीलिए जुड़े रहिए। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए 12th हाउस को यहाँ पे मैरिज के हिसाब से क्यों इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उपपदा लग्ना का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो वो 12th हाउस से ही हम निकाला करते थे। 12th हाउस का अरूढ़ पदा ही उपपदा लग्ना बनता था। अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बट अगर उपपदा लग्ना जो कि मैरिज के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम उसको देते थे, तो वो अगर 12th हाउस से निकलता है, इसका मतलब 12th हाउस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैरिज में। अगर आपका 12th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट पे है तो ये शादी में प्रॉब्लम्स शो करता है। जनरली 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है, बट यहाँ पे 12th हाउस 7th हाउस से अगर आप 6th हाउस काउंट करोगे तो आप 12th हाउस को पाओगे यहाँ पे। इसका मतलब मैरिज से जुड़ा हुआ जो प्रारब्ध कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, वो अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको वो चीज़ शो करेगा। 12th हाउस बेड प्लेजर का भी हाउस होता है, तो इसीलिए 12th हाउस में कोई शुभ प्लैनेट का बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यहाँ पे जनरली आप मैरिज के थ्रू कौन सा पेंडिंग कर्मा आपका रिजॉल्व कर रहे हो आप, वो देखने के लिए आपको 12th हाउस, उसका लॉर्ड का क्या प्लेसमेंट है नवमशा में भी, और आपके 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो 12th हाउस में अगर सन, मून, वीनस या फिर मैं बोल सकती हूँ अगर राहु भी हो तो किसी भी तरीके से ये पॉजिटिवली काम कर सकता है। हालांकि यहाँ पे राशि के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट अगर यहाँ पे क्रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड है जैसे कि सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, केतु हो गया, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट है। और किसी हद तक मैं मर्क्यूरी का प्लेसमेंट भी प्रॉब्लमेटिक बोल सकती हूँ। 12th हाउस एक्चुअली आपके मतलब रिलेशनशिप में फेथ को दर्शाता है। मतलब आप कितना ज़्यादा फेथफुल हो ये नहीं, आपका कितना ज़्यादा फेथ है ऑल ओवर रिलेशनशिप्स के तरफ, गॉड के तरफ, उस फेथ को यहाँ पे विश्वास को भी 12th हाउस दर्शाता है। तो इसीलिए 12th हाउस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि आपका ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा जा सकता है, और जो भी कार्मिक लेसन्स या कौन से कार्मिक लेसन्स को आपको मैरिज में यहाँ पे निभाना पड़ सकता है, कौन सी चीज़ें आपको अपने पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा रिलेशनशिप या मैरिज में, वो भी 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा। आपका मेंटल पीस शादी के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड होता है 12th हाउस, मतलब सबकॉन्शियसली आप हैप्पी फील करोगे अपने पार्टनर के साथ या फिर नहीं, तो वो चीज़ें भी 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत प्लैनेट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे आपको और भी चीज़ें अपने हॉरोस्कोप में देखना होगा कि 12th लॉर्ड का प्लेसमेंट कैसा है, नवमशा में कोई प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है कि नहीं, वो देखने के बाद ही आप कुछ प्रॉपर कंक्लूशन पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए प्लैनेट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, अगर आपके यहाँ पे 12th हाउस में सन मिला आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शादी से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है
वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कैसे अपने ईगो को सैक्रिफाइस करके यहाँ पे रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपके कॉन्फिडेंस में भी आप कुछ चेंज महसूस करो, या फिर आप दोनों ही एक साथ कैसे ओवरऑल मतलब एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शादी का जो डोमेन है वो यहाँ पे निर्भर करेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई भी फादरली फिगर का आपके शादी के ऊपर उनका एक सबकॉन्शियसली इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब फादर का कुछ विश हो सकता है आपके मैरिज को लेके, या फिर आपके लाइफ में जो भी एल्डरली फिगर स्पेशली फादर फिगर्स हैं उनका कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रोल आपके शादी में बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जनरली आप दोनों कैसे स्पिरिचुअली भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, सोल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैरी करेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद कुछ करियर चेंजेस भी आपका हो सकता है। तो सन अगर प्लेस्ड है, यहाँ पे जनरली मैं यही बोलूँगी कि आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके पार्टनर के थ्रू, आपके मैरिज के थ्रू यहाँ पे ट्रिगर होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मतलब ईगो को साइड में रख के रिलेशनशिप को निभाना पड़े। ठीक है, अभी अगर मून प्लेस्ड है तो यहाँ पे जनरली आप कितना ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर आप कैसे अपना जो नर्चरिंग साइड या केयर गिविंग साइड है वो अपने रिलेशनशिप में भी डाल पा रहे हो, उसके ऊपर आपका ओवरऑल मैरिज का जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे जनरली अगर मून 12th हाउस में है तो ओवरऑल इट इज़ अ पॉजिटिव, मतलब मैं बोल सकती हूँ शादी के हिसाब से। यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह भी शादी के बाद शो होता है। यहाँ पे आपके मैरिज में इनडायरेक्टली कोई मदरली फिगर का इन्फ्लुएंस रह सकता है। यहाँ पे एक जैसे मदरली केयर या नरिशमेंट भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे उस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। जनरली एक पीसफुल स्लीप आपको शादी के बाद मिल सकती है अगर मून 12th हाउस में है। कई बार फॉरेन जर्नीज़ वगैरह भी शादी के बाद यहाँ पे ट्रिगर होते हुए देखी जाती है। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि मून अगर 12th हाउस में है तो आप अपने डोमेस्टिक वर्क या घर का जो भी वर्क है उसको भी कैसे प्रॉपरली निभा रहे हो, आप अपने मदरहुड को कैसे चेरिश कर रहे हो शादी के बाद, अगर आप फीमेल हो तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शादी का जो कार्मिक लेसन है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी अगर मार्स 12th हाउस में है तो यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने जो एनर्जी पैटर्न है उसको कैसे शादी में पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो। देखिए, मार्स यहाँ पे 12th हाउस में होना थोड़ा सा मैरिज के लिए नेगेटिव माना जाता है, मतलब कार्मिक जो लेसन है उसके लिए। जनरली मार्स अगर 12th हाउस में है तो कई बार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फिज़िकली कई बार आपको सेपरेट भी रहना पड़ सकता है अपने पार्टनर के साथ। कैसे आप अपने एंगर को, एग्रेशन को यहाँ पे एकदम सैक्रिफाइस करके आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवली निभा रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ये पेंडिंग कर्मा डिपेंड करेगा शादी का। यहाँ पे कोई भी ब्रदर फिगर या कोई भी आपके मेल फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस आपके मैरिज में हो सकता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आप कैसे मैरिज में, शादी में अपने पार्टनर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एक सिक्योर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे जनरली आपके अंदर जो भी जो फिज़िकल एनर्जी या फिर जो इंटीमेसी का पार्ट है तो वो कई बार यहाँ पे ऐसा हो सकता है फॉर सर्कमस्टेंसेस, फॉर एनी रीज़न, उसको किसी भी तरीके से आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। या फिर आपके लाइफ में जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर डिसिप्लिन की वजह से भी कई बार यहाँ पे शादी में एक जो हार्मनी है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग देखा जाता है। और यहाँ पे अगर मार्स बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है
तो कई बार यहाँ पे मैरिज में ब्रेक वगैरह भी हो सकती है। बट यहाँ पे जनरली मैं वही बोलूँगी कि अगर मंगल 12th हाउस में है तो आपको मतलब अपना जो फिज़िकल बॉडी है उसको कहीं ना कहीं मतलब यूज़ करके अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना हो गया, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना हो गया, वो चीज़ें भी यहाँ पे कई बार देखी जाएगी। ठीक है, और आप अपने एक्शंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है बहुत इम्पल्सिव कुछ एक्शंस की वजह से या फिर कुछ आपने ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से भी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शंस मत लीजिए, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी देखिए, अगर आपके 12th हाउस में मरकरी प्लेस्ड है तो मैं जनरली बोल सकती हूँ कि आपके शादी में जो पेंडिंग कर्मा है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के ऊपर आधारित है। मतलब यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ कैसे ओपनली कम्युनिकेट कर पा रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे कई बार शादी के बाद ट्रैवलिंग फैक्टर का इंक्रीज़ हो जाना वो भी देखा जाता है, या किसी भी तरीके से आपके सिबलिंग्स के लाइफ में भी कुछ चेंज आ सकता है आपके शादी के बाद, या सिबलिंग्स कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या इनडायरेक्टली आपके शादी में उनका कुछ प्रभाव हो सकता है। यहाँ पे जनरली कई बार शादी में मिसकम्युनिकेशन भी देखा जाता है, या फिर फ्रेंड्स का किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से ना अपने पार्टनर के साथ अपने किसी फ्रेंड का कंपैरिजन मत कीजिएगा, बिकॉज़ कई बार मैंने ये चीज़ भी देखा है जिसकी वजह से भी शादी में प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना जो कॉमन हॉबीज़ है या फिर कम्युनिकेशन है वो अच्छे से शेयर कर पाते हो, तो यहाँ पे शादी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। बट वही किसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल में प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से कई बार रॉन्ग मैरिज या रॉन्ग पार्टनरशिप में भी आप जा सकते हो। तो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए रिलेशनशिप या मैरिज में। और यहाँ पे आप किन लोगों के साथ अपना मतलब लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, मतलब किन लोगों को अपना फ्रेंड के हिसाब से आप चूज़ कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कई बार पार्टनर का भी कुछ मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है, या उनके मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से या आपके ओवर थिंकिंग की वजह से भी रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अगर मरकरी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मैरिजेस का भी इंडिकेशन होता है, या फर्स्ट मैरिज किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाना ड्यू टू इमैच्योरिटी, ये चीज़ भी देखी जाती है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे 12th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है तो मैं बोलूँगी आपके शादी का जो यहाँ पे पेंडिंग कर्मा है वो जनरली आप कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बहुत यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। मतलब यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर का अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ है, तो इस वजह से उनका फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो आप कैसे उन सारे फेथ या बिलीफ सिस्टम में अपने आप को ढाल पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपके कार्मिक लेसन है मैरिज का। यहाँ पे कोई भी गुरु फिगर या फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनका इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट आपके मैरिज में हो सकता है। देखिए, अगर जुपिटर 12th हाउस में है तो कई बार देखा जाता है कि ये लोग ना मतलब गॉड के लिए भी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि शादी का डिसीजन भी नहीं लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल लीड करने में ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि मैरिड लाइफ में पढ़ना ये लोग चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें कई बार देखी जाती हैं। बट
यहाँ पे जनरली मैं वही बोलूँगी कि जुपिटर अगर 12th हाउस में है तो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, बट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होके भी यहाँ पे किस्मत के ऊपर सब कुछ अगर आप छोड़ रहे हो तो भी यहाँ पे शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के शादी में, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि एल्डर या गुरु फिगर का थोड़ा इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे शादी में कई बार मैंने देखा है प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको कैसे आप लोग ओवरकम करके शादी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी कई बार फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे शो होता है, या फिर डिफरेंट कल्चरल पार्टनर भी यहाँ पे कई बार शो होता है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल जुपिटर 12th हाउस में होना शादी के बाद एक पीसफुल स्लीप भी दिखाता है, या आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। बट कई बार जुपिटर 12th हाउस में बैठ के आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स ही कहीं ना कहीं आपके मैरिज में यहाँ पे कुछ बर्डन क्रिएट कर सकता है या हर्डल क्रिएट कर सकता है। इसके वजह से भी कई बार मैंने देखा है बहुतों का जुपिटर इन 12th हाउस में शादी में डिले भी होता है बहुत बार, स्पेशली अगर जुपिटर 7th लॉर्ड बन के 12th हाउस में गया है तो कई बार मैरिज में ब्रेक वगैरह भी जुपिटर 12th हाउस में बैठ के अगर एफ्लिक्टेड हो गया है तो भी देखा जाता है। ठीक है, अभी अगर वीनस आपका 12th हाउस में गया है तो देखिए ये मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है। हालांकि अगर यहाँ पे वीनस एफ्लिक्टेड है देन बात अलग है, बट फिर भी वीनस जैसे अपने खुद के साइन से 6th में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, मतलब लिब्रा से अगर पाइसिस में आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 हाउसेस का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब वीनस नॉर्मली 12th हाउस में बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज आपका इंश्योर रहता है। और यहाँ पे जनरली मैरिज में कई बार डिले वगैरह भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको क्या चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है रिलेशनशिप में, वो हो सकता है कोई रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करके आपको किसी भी शादी में आप जा रहे हो, या फिर कोई भी लव, मतलब जो कि इनिशियली आपका टूटा है उसके बाद जाके आप अपने पार्टनर से मिले हो, ऐसी चीज़ें कई बार देखी जाती है। जनरली आप कितना ज़्यादा डिवोटेड हो अपने पार्टनर के तरफ वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली अपना जो लव है, केयर है, वो अपने पार्टनर की तरफ दिखाओगे तो यहाँ पे आपका जो कार्मिक लेसन है मैरिज से रिलेटेड वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फुलफ़िल कर पाओगे। यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आपके शादी में कोई भी फीमेल या फैमिली में कोई फीमेल फिगर्स का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। यहाँ पे शादी के बाद खर्चे वगैरह भी इंक्रीज़ होना शो होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो फिनेंसेस है, लग्जरी है, वो बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के ऊपर स्पेंड कर सकते हो या उनके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। बट ये कहीं ना कहीं आप समझ लेना आपके पेंडिंग कर्मा का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपके फूड हैबिट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पार्टनर के थ्रू यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि शादी के बाद एक माइंड में सबकॉन्शियसली एक पीस फील करना, वो चीज़ भी यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद आप लोग फॉरेन में जा रहे हो, किसी भी तरीके से फॉरेन में जाके शिफ्ट हो रहे हो एज अ कपल, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। या फिर आपके जो पार्टनर है उनका लिंक किसी भी तरीके से फॉरेन से हो सकता है, स्पेशली अगर आप मेल हो तो। बट जनरली यहाँ पे यही है कि वीनस अगर 12th हाउस में है तो आप अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा हैप्पी रखोगे, बिकॉज वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द हैप्पीनेस फैक्टर, तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप हैप्पी रखोगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिविटी और ग्रोथ मिलेगा। बट यही वीनस अगर एफ्लिक्टेड है तो जनरली शादी के बाद आपके माइंड में जो पीस है वो अचानक गायब हो जाना या फिर नींद में प्रॉब्लम आना, ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वीनस पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली। वीनस अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो वीनस रिलेटेड चीज़ें की वजह से, मतलब फीमेल्स की वजह से, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्सेशन की वजह से, मतलब जैसे कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स
के ऊपर कुछ ऑब्सेशन की वजह से, एडिक्शन की वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान तक हो सकता है। कई बार ये एफ्लिक्टेड वीनस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिग्नल देता है। ओके, अभी देखिए, अगर सैटर्न आपके 12th हाउस में है तो मैं बोल सकती हूँ ये थोड़ा बहुत एक चैलेंजिंग प्लेसमेंट है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से प्लैनेट 12th हाउस के लिए पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव हो सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, अगर शनि बहुत ज़्यादा आपके पॉजिटिवली प्लेस्ड है देन बात अलग है, बट जनरली मैरिज के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में भी कोई अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर उम्र में बहुत बड़े हैं, उनके तरफ आप कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा, या फिर फाइनेंशियली भी आप उन लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हो उसके ऊपर भी मैरिज का जो पेंडिंग कर्मा है वो यहाँ पे निर्भर करेगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या ओवरली प्रैक्टिकल एक रिलेशनशिप की वजह से भी आपका जो मेंटल पीस है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और कई बार आपका ओन नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से भी आपके मतलब यहाँ पे नींद में प्रॉब्लम आना शादी के बाद, ये चीज़ें भी कई बार शो होती है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि करियर में कुछ पर्टिकुलर चेंज शादी के थ्रू आना, ये चीज़ें भी देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग फॉरेन में जाने का सोच रहे हो तो वो शादी के थ्रू यहाँ पे आपका ट्रिगर हो सकता है, या फिर कुछ भी करियर में चेंज। बट अगर शनि यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड है तो करियर में ब्रेक आ जाना, लॉस आ जाना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे मेनली आप कैसे विथ मैच्योरिटी, विथ पेशेंस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो या फिर टाइम दे रहे हो एक दूसरे को, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आप दोनों का शेड्यूल कुछ ऐसा हो, करियर में आप दोनों इतना ज़्यादा बिजी हो सकते हो जिसकी वजह से एक दूसरे को आप लोग प्रॉपरली टाइम ना दे पाओ, तो इसके वजह से रिलेशनशिप में बोर्डम आ जाना ये भी देखी जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की वजह से रिलेशनशिप में एक आइसोलेटेड टाइप ऑफ फीलिंग भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, या फिर कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग मतलब ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसी चीज़ें भी कई बार देखी जाती है। बट मेनली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि शादी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना ज़रूरी है। यहाँ पे कई बार ये डिले मैरिज का प्लेसमेंट बना के बैठता है, तो यहाँ पे जनरली कैसे आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो 100% रहेंगी, शादी के थ्रू और ज़्यादा ट्रिगर होंगी, करियर में और ज़्यादा यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस सब के ऊपर चल के कैसे आप मैरिज को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए, राहु अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो जनरली मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो ऐसा हो सकता है, देखिए 12th हाउस का राहु मीन्स शादी के थ्रू आपका कुछ फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, या फिर फॉरेन में जाके आप लोग सेटल हो जाओ एज अ कपल, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। बट राहु अगर 12th हाउस में है तो आपको कई बार मतलब यहाँ पे ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है आप रॉन्ग पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो इसकी वजह से आपके ओवरऑल मतलब मेंटल पीस भी यहाँ पे गायब हो सकता है। सबकॉन्शियसली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो सकते हो, आपके नींद में उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एक से ज़्यादा पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा मैरिजेस का इंडिकेशन राहु 12th हाउस में बैठ के दे देता है अगर राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो। एफ्लिक्टेड राहु इन द सेंस राहु का जो राशि है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कई बार आपका कुछ गलत चीज़ों के ऊपर ऑब्सेशन, एडिक्शन की वजह से भी यहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। बट यही राहु अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो फॉरेन अफेयर्स ट्रिगर होना शादी के थ्रू, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मतलब आप कैसे जो रेस्टलेस जो स्वभाव है आपका उसको अच्छे से कंट्रोल करके अपने पार्टनर के तरफ एक डिवोटेड हो रहे हो, वो चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे कई बार आपके जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स का कुछ विश हो सकता है जो आपके शादी के थ्रू यहाँ पे फुलफ़िल होगा। अब वो क्या विश है वो राहु जिस राशि में बैठा है वो दिखाएगा।
या फिर राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो भी दिखा सकता है। यहाँ पे बहुत ना सडनली कुछ चीज़ें आपके मैरिज में ट्रिगर हो सकती है, मतलब सडनली आपके पार्टनर को कुछ डिजीज़ हो सकता है, कुछ लॉसेस हो सकता है, सडनली वो चीज़ें होंगी। या फिर यहाँ पे सडनली फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जनरली शादी भी आपकी बहुत सडनली फिक्स हो सकती है। ऐसी चीज़ें कई बार देखी जाती हैं। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के अंदर भी सबकॉन्शियसली थोड़ा सा राहु लाइक नेचर हो। राहु लाइक नेचर मीन्स उनके अंदर भी थोड़ा सा रेस्टलेस स्वभाव हो सकता है। या फिर जैसे ऑनलाइन, अभी के ज़माने में ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप, ये थोड़ा बहुत ना मतलब शादी में आप जब जा रहे हो तो इसका यूज़ जितना हो सके थोड़ा कम कीजिए, बिकॉज़ इसके थ्रू ही आपके रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो सकती है। ऐसा हो सकता है आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या आपके पार्टनर का वैसा कुछ इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी को वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करती है। ऐसी चीज़ें भी कई बार देखी जाती है। तो अगर राहु 12th हाउस में प्लेस्ड है तो जनरली एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग सीख कीजिए, बिकॉज उनका ही कुछ विश है जो आप लोग फुलफ़िल करोगे शादी के थ्रू। और थोड़ा बहुत डॉग्स को खाना खिलाइए और पंछियों को दाना दीजिए, तो इससे भी आपका ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छा चलेगा। अभी अगर केतु प्लेस्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो देखिए केतु 12th हाउस में प्लेस्ड होना अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट, बिकॉज मैंने बैक टू बैक हॉरोस्कोप्स में देखा है कि केतु अगर 12th हाउस में है तो एक काइंड ऑफ सेपरेशन शादी में आ जाता है विदाउट एनी रीज़न। ऐसा हो सकता है आप लोग फिजिकली सेपरेट हो गए फॉर सम रीज़न, करियर की वजह से हो सकता है, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, ऐसी चीज़ें देखी जाती है। या फिर अगर आप लोग फिजिकली साथ हो तो इमोशनल सेपरेशन आ जाती है। यहाँ पे भी कोई एंसेस्ट्रल विश हो सकता है जो आप शादी के थ्रू मैनिफेस्ट करोगे, और जब वो मैनिफेस्ट हो जाए तो यहाँ पे वो एक सेपरेशन तक जा सकता है। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है ना कि ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो आप लोग बहुत अच्छे से लीड कर पाओगे, और एक आइसोलेटेड वे में जब आप लोग रहोगे या फिर अपने ओपिनियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा खुश रहोगे। बिकॉज केतु अगर 12th हाउस में है तो सबकॉन्शियसली आप जो भी मतलब लाइफ में एक बंधन है उससे आप मुक्ति पाना चाहोगे, और मैरिज या रिलेशनशिप कभी भी बंधन से आपको मुक्ति नहीं दे सकता, स्पेशली अभी के ज़माने में। तो ऐसी चीज़ें कई बार देखी जाती है। और केतु अगर 12th हाउस में है तो मैं जनरली बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत आप डॉग्स को फीड कीजिए, डॉग्स को अपने पास रखिए, या फिर कोई भी एनिमल जिनको आप पसंद करते हो उनको थोड़ा सा अपना सेवा अगर दान करो तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेंडिंग कर्मा रिलीज़ हो सकता है शादी के थ्रू। बट जनरली यहाँ पे केतु अगर 12th हाउस में है तो सडनली मैरिज यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर मतलब किए हो कि यहाँ पे भी किसी भी तरीके से शादी हो सकती है, वहीं से शादी का कुछ प्रपोज़ल आ जाना, शादी हो जाना, ऐसी चीज़ें देखी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सीक्रेट चीज़ें आपको शादी के बाद पता चले, या कुछ सीक्रेट अफेयर्स हो सकता है शादी से रिलेटेड जो आपको बाद में जाके पता चले। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के शादी करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि केतु अगर 12th हाउस में है तो आप अपने पार्टनर के साथ कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल या सोल लेवल के पे कनेक्ट हो पा रहे हो वो बहुत ज़्यादा वैरी करेगा। यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि फ़र्स्ट रिलेशनशिप या मैरिज में एक ब्रेक आता है, और कई बार आप लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेले फील करते हो, बिकॉज़ वो आपके व्यू पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं कई बार। तो इसी वजह से आपका एक लोनलीनेस, एक अलूफनेस शादी के बाद आप फील करते हो। ऐसी चीज़ें देखी जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि चाइल्ड बर्थ के थ्रू आपका कुछ ब्रेक आ जाए, बिकॉज़ केतु मतलब चाइल्ड को भी कहीं ना कहीं शो करता है। जी हाँ, तो इसी वजह से ऐसे
उसके थ्रू गुज़र के भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक या ट्रबल आती है। तो अगर आप लोग प्रॉपरली योगा मेडिटेशन कर रहे हो या आप अपने पार्टनर के साथ उस टाइप ऑफ मतलब वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाते हो, मतलब वो भी कुछ स्पिरिचुअल फील्ड से कनेक्टेड है, वो भी योगा मेडिटेशन ये सब करना बहुत पसंद करते हैं, देन गो फॉर मैरिज। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर उनका थॉट प्रोसेस, उनका थिंकिंग आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो यहाँ पे शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिले मैरिज भी होता है, कई बार नो मैरिज का भी योग बना देता है केतु 12th हाउस में बैठ के, या फिर डिले मैरिज इन द सेंस बहुत ज़्यादा लेट मैरिज 47, 48 जिसे हम केतु का एक्टिवेशन एज देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अगर सन से लेके केतु तक कोई भी प्लैनेट आपका 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।